तो दोस्तों आज हम जिस सीरीज को आपके सामने लेकर आए हैं वो 25 अप्रैल यानी कुछ ही दिन पहले ZEE5 प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है। इसका नाम है अय्याना माने और इसकी IMDb रेटिंग है 8.6 जो सच में शानदार है। और इस रेटिंग की वजह है खतरनाक मिस्ट्री से भरी इसकी शानदार कहानी। मैं दावा कर सकता हूँ कि इस स्टोरी में कुछ ऐसा रहस्य है जिसकी आप खुद कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये स्टोरी शुरू से लेकर अपने क्लाइमेक्स यानी अंत तक आपको हिलने का मौका नहीं देगी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये जबरदस्त सीरीज। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, क्योंकि ऐसी स्टोरीज को लाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। तो सीरीज की शुरुआत एक शादी के घर से होती है जहां जाजी नाम की लड़की की दुष्यंत नाम के लड़के के साथ शादी हुई है। आज वो घर में वापस जा रहे होते हैं। यहाँ दुष्यंत के साथ उसके दो भाई शिवा, महेश, छोटी बहन पूर्णी और उनका ड्राइवर जौहराई आए हुए थे। शादी का प्रोग्राम खत्म होने के बाद सभी विदा हो रहे होते हैं। लेकिन विदा होते समय दुष्यंत जाजी के माता पिता से कहता है कि सब कुछ जानने के बाद भी आपने शादी के लिए हाँ कहा, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन जाजी नहीं जानती कि वो किस बारे में बात कर रहा है। वहीं जाजी की माँ जाजी को आगे भेजकर दुष्यंत से कहती है कि जब तक वो खुद नहीं जान लेती तब तक उसे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब वो जाजी से कुछ छुपा रहे हैं। इसके बाद ये लोग विदा हो जाते हैं। दुष्यंत का घर यहाँ से 130 किलोमीटर दूर होता है। जाने में 2.5 घंटे लगने वाले थे, जिसमें से 1.5 घंटा पहले ही बीत चुका था। लेकिन दुष्यंत जाजी से कोई बातचीत नहीं कर रहा था। वो एकदम शांत बैठा हुआ था। ये देखकर जाजी को अजीब लगता है और फाइनली वो इसके बारे में दुष्यंत से पूछ ही लेती है। तभी ड्राइवर जौहराई बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, छोटे साहब आमतौर पर कम ही बोलते हैं। बातों से हमें पता चलता है कि जौहराई दुष्यंत के घर में 15 सालों से काम कर रहा है। यहाँ जाजी पूछती है कि सभी उस घर को आयना का घर क्यों कहते हैं। जौहराई बताता है कि दुष्यंत का जो घर पहले था वो असल में पहले एक खेत था जहाँ खेती हुआ करती थी। तभी खेती करते समय वहाँ कोंडायर की मूर्ति पाई गई। उसके बाद से उसकी किस्मत बदल गई, इसीलिए उन्होंने उस जमीन पर अपना घर बनाया और घर के अंदर ही कोंडायर का मंदिर स्थापित कर दिया। अब उनके पास बहुत सारी संपत्ति है। इसी बीच थोड़ा आगे जाते ही पुलिस उनकी गाड़ी रोक देती है। लेकिन फिर पता चलता है कि ये जो एसआई है उसका नाम गौतम है, जिसका घर जाजी के घर के पास है। यानी वो जाजी का पड़ोसी है जो शादी में नहीं आ पाया था। इसलिए यहाँ रास्ते में गाड़ी रोककर वो जाजी को गिफ्ट दे रहा होता है। वहीं दुष्यंत के घर में उसके माता पिता सभी तैयारियां कर रहे होते हैं। यहाँ हम दुष्यंत की माँ नागमा को देखते हैं जो काम में लगे लोगों को जल्द से सभी काम खत्म करने को बोलती है। तभी कुछ देर बाद दुष्यंत भी आ जाता है। फिर सभी नई बहू का स्वागत करते हैं। लेकिन जाजी के घर में कदम रखते ही दुष्यंत के पिता को हार्ट अटैक आ जाता है, जिससे उनकी वहीं मृत्यु हो जाती है। अब अगले दिन दुष्यंत के पिता का अंतिम संस्कार किया जाता है। यहाँ पंडित आता है और कहता है, उनकी उम्र ही कितनी थी, मैंने पहले ही कहा था कि इस लड़की से शादी ना कराएं। लड़की के घर में कदम रखते ही घर के मालिक की मौत हो गई। हालांकि दुष्यंत कहता है कि मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आया था, इसमें जाजी का कोई दोष नहीं है, बिना वजह उसे दोष ना दें। जाजी उस समय दरवाजे के बाहर खड़ी ये सब सुन रही होती है। यहाँ दुष्यंत द्वारा उसकी रक्षा करने पर जाजी के आंसुओं के बीच हंसी भी आ जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि दुष्यंत वाकई एक अच्छा लड़का है। वहीं रात को जाजी फोन पर अपनी माँ से कहती है कि सब कुछ अचानक हो गया और यहाँ हर शाम घर में मंदिर में पूजा होती है। अगर घर में कुछ हो जाए तो मंदिर का दरवाजा नहीं खोला जा सकता, इसलिए यहाँ सब कुछ जल्दी जल्दी खत्म कर दिया गया है, यानी ससुर का अंतिम संस्कार और बाकी सब कुछ। जाजी ये भी कहती है कि यहाँ कोई कुछ बोलता ही नहीं है। लेकिन तभी उसकी सास नागमा आ जाती है और कहती है कि माँ से क्या बातें कर रही थी। असल में जहाँ खुशियाँ मनानी चाहिए वहाँ अब शोक मनाना पड़ रहा है। इसके बाद सभी घर के आंगन में बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी दुष्यंत के भाई महेश के हाथ से खाना गिर जाता है। यहाँ महेश कुछ अजीब सा व्यवहार करने लगता है। महेश इधर उधर देखकर किसी से बातें करने लगता है। देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उससे लड़ रही है। तभी दुष्यंत जल्दी से जाजी को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। लेकिन ये सब देखकर जाजी की हवा खराब हो जाती है। वहीं महेश का ऐसा व्यवहार देखकर उसकी बहन पूर्णी उस पर हंसने लगती है, जिसके चलते उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। ये देखकर जाजी जल्दी से रसोई में चली जाती है। लेकिन दुष्यंत घर के मंदिर से एक मशाल लेकर महेश के सामने रखता है और महेश फिर से सामान्य हो जाता है। ये सब देखकर जाजी डर जाती है और रोते हुए अपनी माँ को फोन करके कहती है कि यहाँ भाई बहन लड़ाई कर रहे हैं, कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है माँ, मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। अगर मैं यहाँ रही तो मर जाऊंगी।
तुम मुझे यहाँ से ले जाओ। तभी नागमा आकर जाजी की माँ से कहती है, आप चिंता ना करें, आपकी बेटी के साथ मैं हूँ। इसके बाद रात में नागमा जाजी को दुष्यंत के कमरे में ले जाती है और दुष्यंत से कहती है कि तुम्हारे पिता का श्राद्ध होने तक तुम दोनों का एक साथ रहना ठीक नहीं होगा। ये सुनकर दुष्यंत सोचता है कि उस समय तक जाजी पूर्णी के साथ ही रहे तो अच्छा होगा, और जाजी के जाते समय वो जाजी को एक किताब देता है और कहता है कि नई जगह पर सोने में तकलीफ होगी। इसके बाद जाजी पूर्णी के कमरे में सोने चली जाती है, लेकिन पूर्णी थोड़ी अलग स्वभाव की लड़की होती है। जाजी का यहाँ कमरे में सोना उसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन नागमा की वजह से वो जाजी को मना नहीं कर पाती। लेकिन कुछ देर बाद जब बात एक बिस्तर पर सोने की आती है तो वो साफ साफ जाजी से इसके लिए मना कर देती है। इस पर जाजी कहती है कि कोई बात नहीं, मैं बाहर सो जाऊंगी। इसके बाद पूर्णी उसे एक कंबल और तकिया देकर दरवाजा बंद कर देती है। फिर जाजी बरामदे में सोने आती है। वहीं पास में घर का नौकर तैयबा भी सो रहा होता है। तैयबा को देखकर जाजी उससे पूछती है कि घर के मुखिया की मृत्यु हो गई, फिर भी बाहर से कोई नहीं आया। तैयबा कहता है कि ये घर ऐसा ही है, खुशी हो या दुख यहाँ सिर्फ घर के ही लोग रहते हैं, यहाँ बाहर से कोई नहीं आता। जाजी कहती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन महेश भैया की पत्नी तो आ सकती थी ना, वो क्यों नहीं आई? तभी तैयबा बोलता है, पत्नी जिंदा होती तो आती ना। ये सुनकर जाजी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जब जब जाजी ने महेश से उसकी पत्नी के बारे में पूछा था तो महेश ने कहा था कि वो मायके गई हुई है। तैयबा कहता है कि तुम नहीं हो, तुम्हारी शादी का दिन था, तुम्हें दुख होगा इसीलिए शायद तुमसे झूठ बोला होगा। महेश की पत्नी तो मर चुकी है, उसका नाम पुष्पावती था। तैयबा आगे बताता है कि एक रात जब सभी सो रहे थे तभी पुष्पा घर के पीछे वाले कुएं में कूदकर मर गई थी। अगले दिन सुबह देर रात तक जागने की वजह से जाजी की नींद अभी भी खुली नहीं थी, लेकिन तभी नींद खुलते ही जाजी एकदम से डर जाती है। इसी बीच दुष्यंत जाजी के लिए कॉफी लेकर आता है। दुष्यंत समझ गया था कि जाजी रात में सो नहीं पाई है, इसलिए उसने जाजी को जगाया नहीं था। वहीं कल महेश वाली उस घटना को देखकर जाजी बहुत डर गई थी, लेकिन नागमा और दुष्यंत की देखभाल करने से वो अब पहले से बेहतर महसूस करने लगी है। फिर जाजी नागमा के लिए पानी लेकर जाती है, क्योंकि नागमा चाय या कॉफी नहीं पीती। वहीं दुष्यंत और शिवा घर से थोड़ी दूर पर अपने पिता के लिए पूजा कर रहे होते हैं, लेकिन महेश वहाँ नहीं आता। दूसरी ओर जाजी घर से आते समय पहनने लायक कोई कपड़े नहीं लाई थी, इसलिए नागमा को पता चलते ही नागमा अपनी अलमारी से महेश की पत्नी पुष्पा की सारी साड़ियाँ निकालकर उसे दे देती है। कुछ देर बाद महेश का डॉक्टर उनके घर आता है, लेकिन महेश अभी भी सो रहा होता है। अब कल रात की घटना के कारण पूर्णी उसे बुलाने भी नहीं जाती, इसलिए नागमा के कहने पर जाजी महेश को बुलाने जाती है। यहाँ हम जाजी को पुष्पा की एक साड़ी पहनते हुए देखते हैं। वहीं जाजी महेश के कमरे में जाकर देखती है कि कमरे में इधर उधर दवाइयाँ बिखरी पड़ी हैं, पूरा कमरा अस्त व्यस्त है। तभी महेश जाजी को पुष्पा की साड़ी में देखकर उसे ही पुष्पा समझ लेता है और उसके पीछे पड़ जाता है। जाजी की चीख सुनकर नागमा वहाँ आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो पुष्पा नहीं है, जाजी है। दोस्तों, यहाँ महेश के बारे में मैं एक बात और बता दूं कि महेश एक नशेड़ी किस्म का आदमी है, जो पूरे दिन घर में बैठकर बस शराब ही पीता रहता है, इसलिए अभी तक उसका नशा नहीं उतरा होता। हालांकि महेश को कंट्रोल ना कर पाने पर पूर्णी और शिवा को भी यहाँ आना पड़ता है। फिर वो दोनों महेश को पकड़कर रखते हैं और डॉक्टर एक इंजेक्शन लगाकर महेश को बेहोश कर देता है। इधर इस घटना से जाजी बुरी तरह से कांप रही थी। तभी नागमा आकर कहती है कि इस घर में जो कुछ हो रहा है उसे देखकर तुम्हारा यहाँ से चले जाने का मन कर रहा होगा, ये स्वाभाविक है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बातें बताना चाहती हूँ, फिर तुम जो भी ठीक समझो करना। इसी के साथ कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां सभी घर के लोग आंगन में खाना खा रहे थे। तभी शिवा की पत्नी चारुलता भी वहां थी। इसी बीच महेश एक मॉडर्न लड़की को लेकर घर आता है और कहता है कि इसका नाम पुष्पावती है, मैं इससे प्यार करता हूँ और हमने कोर्ट मैरिज कर ली है। ये सुनकर और पुष्पा के कपड़े देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। महेश की तरह पुष्पा को भी शराब पीने की आदत थी। एक दिन पुष्पा घर में बैठकर शराब पी रही थी। तभी नागमा आकर कहती है कि मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा, घर में देवता की मूर्ति है, तुम जो करना चाहो बाहर जाकर करो। तभी महेश आकर कहता है कि अगर ऐसा है तो ठीक है, एक काम करो, मेरा हिस्सा अलग कर दो, हम जा रहे हैं। नागमा कहती है कि तेरी बीवी के इन्हीं कर्मों की वजह से घर में अमंगल हो रहा है। यहाँ नागमा शिवा की पत्नी चारुलता की ओर इशारा करके कहती है कि ये बार बार कोशिश करके भी मां नहीं बन पा रही। महेश बोलता है कि इसमें मेरी बीवी का क्या दोष है, तुम अपने बेटे को किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाओ। ये सुनकर शिवा भी गुस्सा हो जाता है। यहाँ नागमा उसे समझाती है कि घर में भगवान है, हमें नियमों के अनुसार चलना होगा।
इधर शिवा पुष्पा से कहता है, तेरे इन बुरे कर्मों की वजह से ही तुझे नींद में चलने की बीमारी हुई है। ये सुनकर पुष्पा भी आग बबूला हो जाती है और कहती है कि घर में भगवान की मूर्ति होने की वजह से इतनी समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं, तो मूर्ति को घर से बाहर निकाल दो, सारी समस्याएं ही खत्म हो जाएंगी। इतना कहकर पुष्पा मूर्ति को कुएं में फेंक देती है और पुष्पा की भी वहीं कुएं में मृत्यु हो जाती है। इसलिए सभी सोचते हैं कि ये पुष्पा के कर्मों का फल है। नागमा आगे बताती है कि पुष्पा के मरने के बाद से ही महेश को लगता है कि उसके पुष्पा से शादी करके लाने के कारण ही उसकी मौत हुई है, इसलिए वो खुद को इसके लिए दोषी मानता है। यही वजह है कि पुष्पा की मौत के बाद से महेश को वो यहाँ वहाँ दिखाई देती है। ये असल में महेश का वहम है। अब रात को जब जाजी बाहर जाकर सोने लगती है, तभी उनके घर की नौकरानी उसे बताती है कि पुष्पा काफी अच्छी थी, कई बार वो पुष्पा को काफी मिस करती है। वो बताती है कि पुष्पा हमेशा भगवान की पूजा किया करती थी। अब ये सुनकर जाजी काफी शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि उसकी सास ने तो उसे अलग ही कहानी बताई थी। तो उसकी नौकरानी उसे बताती है कि एक्चुअली पुष्पा ने महेश के साथ शादी की, लेकिन शादी के बाद वो यहाँ के ट्रेडिशंस को एक्सेप्ट करने लगी। मतलब जैसा यहाँ पर उसकी सास रहती थी, बिल्कुल वैसे ही वो रहने लगी। लेकिन महेश एक नंबर का लड़कीबाज आदमी था। वो हमेशा अलग अलग लड़कियों से अफेयर करता और इस सब से पुष्पा काफी तंग आ गई थी। एक दिन इसी बात पर वो महेश से काफी लड़ने लगी, लेकिन महेश उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। अब ये देखकर पुष्पा काफी गुस्सा हो गई और अपनी सास से कहने लगी कि आखिर वो अपने बेटों को कुछ भी क्यों नहीं कहती। तो उसकी सास ये सुनने के बाद भी महेश को कुछ भी नहीं कहती। अब ये देखकर पुष्पा और गुस्सा हो जाती है कि उनके इस घर में बस बहुओं के लिए रूल थे, बेटों के लिए कुछ भी नहीं। इस सब से पुष्पा बहुत गुस्सा हो गई और मंदिर में जाकर बैठ गई। तब पुष्पा के पीरियड्स चालू थे, जिसकी वजह से उसके घर वाले उस पर काफी गुस्सा हो गए। अब वो नौकरानी आगे बताती है कि शायद इसी वजह से भगवान पुष्पा से क्रोधित हो गए और उसकी मौत हो गई। अब ये सुनकर जाजी सोच में पड़ जाती है कि आखिर उसकी सास ने उससे झूठ क्यों बोला। जिसके बाद अगले दिन जब घर में कोई पूजा चल रही थी, तभी वहाँ पर एक औरत और उसकी बेटी आती है और यहाँ पर जब वो जाजी को देखते हैं तो वो काफी शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि दुष्यंत की जाजी के साथ शादी हुई है। यहाँ पर जाजी को पता चलता है कि एक्चुअली उस औरत की बेटी की शादी दुष्यंत के साथ होने वाली थी। वो औरत जाजी को बताती है कि उसकी बड़ी बेटी थी चारुलता, जिसकी शादी दुष्यंत के बड़े भाई के साथ हो गई थी। शादी के बाद वो दोनों काफी खुश थे, लेकिन चारुलता को बच्चा नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से वो काफी परेशान थी। जिसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि चारुलता की जो बहन है पद्मा, उसकी शादी दुष्यंत के साथ होगी। लेकिन अचानक से चारुलता की डेथ हो गई, जिसके बाद दुष्यंत के घर वालों ने दुष्यंत की शादी जाजी के साथ करवा दी। अब ये सुनकर जाजी को एक और धक्का लगता है, क्योंकि दुष्यंत के घर वालों ने उसे कुछ भी नहीं बताया था। जिसके बाद जाजी इसके बारे में अपनी सास से पूछती है, तो उसकी सास बताती है कि जब चारुलता और उनके बड़े बेटे की शादी हुई थी तो सभी लोग काफी खुश थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो दिमाग से पागल है। वो हमेशा अपनी बातें मनवाना पसंद करती थी और जो दिमाग में आता था वो वही करती थी। शुरू में सभी उसे थोड़ा पागल समझते थे, लेकिन कुछ ही दिन बाद चारू के पीरियड्स आना बंद हो गए और सभी ने सोचा कि वो प्रेग्नेंट है। सभी बहुत खुश थे, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि चारू एक बीमारी से जूझ रही है और इसीलिए ऐसा हुआ है। इस हालत में गर्भधारण की संभावना भी बहुत कम है। ये सुनकर सभी का दिमाग खराब हो जाता है और अब रात को जाजी दुष्यंत से पूछती है, क्या तुम पद्मा से शादी करना चाहते थे? तभी नागमा आकर बताती है कि दुष्यंत ने कभी पद्मा से शादी करना नहीं चाहा था। फिर हमें ये भी दिखाया जाता है कि चारू कई साल कोशिश करने के बाद भी मां नहीं बन पा रही थी। इस वजह से चारू के मन में शंका थी और उसने अपने पति शिवा को एक दूसरी औरत के साथ देखकर ये सोच लिया कि वो उससे बोर होकर किसी और की तरफ आकर्षित हो रहा है। इसलिए चारू किसी भी कीमत पर मां बनना चाहती थी। एक दिन देर रात नागमा ने देखा कि चारू अपना पूरा शरीर ढककर पूजा कमरे में जाकर मन्नत मांग रही है। चारू सोच रही थी कि इस बार उसकी इच्छा पूरी होगी और वो मां बन जाएगी, लेकिन कुछ ही दिन बाद डॉक्टर ने बताया कि कोई भी इलाज काम नहीं करेगा, क्योंकि चारू कभी मां नहीं बन पाएगी। ये सुनकर चारू ने खुद अपना हाथ काट लिया। इस पर चारू की मां को बुलाया गया। चारू समझ गई कि वो मां नहीं बन सकती और वो शिवा को भी खोना नहीं चाहती थी। इसलिए चारू ने अपनी सास से कहा कि शायद मैं इस परिवार को वारिस नहीं दे पाऊंगी, लेकिन मेरी बहन पद्मा दे सकती है। चारू चाहती थी कि दुष्यंत और पद्मा की शादी हो जाए। चारू के कहने पर ही दुष्यंत और पद्मा की एंगेजमेंट हुई थी, लेकिन अगले ही दिन चारू ने खुद को आग लगा ली। अब ये बात सुनकर जाजी का ये डाउट और भी क्लियर हो जाता है कि इस सब में दुष्यंत की कोई गलती नहीं थी। इसके बाद जाजी को अपनी नौकर से पता चलता है कि एक्चुअली दुष्यंत की भी पहली वाइफ थी, जिसका नाम था इंदु, और उसकी भी मौत हो चुकी है। और ये सुनकर तो जाजी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि इतनी बड़ी बात उसे आज तक नहीं पता थी। वो जब इस बारे में दुष्यंत से पूछती है
तो दुष्यंत बताता है कि जाजी के पेरेंट्स को सब कुछ पता था। अब ये सुनकर जाजी अपने घर वालों पर काफी गुस्सा होती है। वो अपनी माँ को कॉल करके काफी बातें सुनाती है कि उन्होंने उसकी शादी यहाँ पर कैसे करवा दी, क्या वो अपने घर वालों पर बोझ बन गई थी। अब ये सुनने पर उसकी माँ कहती है कि उनकी सारी प्रॉपर्टी चली गई थी। एक्चुअली वो लोग दुष्यंत के घर वालों के कर्जे में थे और इसीलिए वो ये शादी करने के लिए मान गए थे। जाजी अब समझ जाती है कि उसके माता पिता ने जमीन के लालच में उससे सब कुछ छुपाया था। जाजी की माँ भी कहती है कि तुम्हारे पिता एक्सीडेंट के बाद अपाहिज हो गए थे, हमें जीने के लिए किसी सहारे की जरूरत थी, इसीलिए हमने ये किया। जाजी अब समझ तो चुकी है लेकिन मानने को तैयार नहीं है। वो गुस्से में चली जाती है। दुष्यंत उसके पीछे जाता है तो जाजी कहती है कि डरो मत, मैं मरने नहीं जा रही, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। इसके बाद दुष्यंत जाजी को सब कुछ बताने लगता है। वो बताता है कि उसके घर में नवरात्रि काफी धूमधाम से सेलिब्रेट की जाती है और इसके लिए उन्होंने एक क्लासिकल डांसर को बुलाया था और वो थी इंदु। इंदु जब उनके घर में आई तो वो काफी ज्यादा डरी हुई थी, यहाँ तक कि उसने इंदु को अपने ही कमरे में रहने दिया। 2 दिन तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन तीसरे दिन किसी ने दुष्यंत को फोन करके बताया कि इंदु ने अपनी पहचान छुपाई है और वो यहाँ किसी और नाम से आई है। ये जानने के बाद दुष्यंत इंदु को उसके असली नाम से बुलाता है। इंदु भी समझ जाती है कि वो पकड़ी गई है। रात को जब सभी सो रहे होते हैं तो इंदु भागने की कोशिश करती है, लेकिन दुष्यंत उसे पकड़ लेता है। फिर इंदु बताती है कि असल में उसके पिता एक बड़े व्यापारी थे, लेकिन व्यापार में घाटा होने के कारण अब वो कर्ज में डूब चुके हैं। हरीश त्रिवेदी नाम का एक व्यक्ति इंदु के पिता का सारा कर्ज चुकाने को तैयार था, लेकिन शर्त ये थी कि इंदु की शादी उससे कर दी जाए। हरीश की उम्र 52 साल थी, इसलिए इंदु घर से भागकर आ गई। ये सब सुनने के बाद दुष्यंत कहता है कि आज रात यहाँ रुको, कल सुबह चली जाना। लेकिन अगले ही दिन सुबह इंदु के पिता उसे लेने आते हैं। इंदु जानती थी कि उसके पिता जबरदस्ती उस बूढ़े से शादी करवा देंगे, इसीलिए वो किसी भी हाल में जाना नहीं चाहती थी। जब दुष्यंत ने रोकने की कोशिश की तो इंदु के पिता पुलिस में शिकायत करने की धमकी देने लगे। इस पर दुष्यंत ने कहा कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो मेरे कहने पर यहाँ आई है और हम जल्दी ही शादी भी करने वाले हैं। हालांकि दुष्यंत ये सिर्फ इंदु को बचाने के लिए कह रहा था, लेकिन इंदु भी राजी हो जाती है और उनकी शादी हो जाती है। लेकिन इंदु चाहती थी कि वो पहले अपने कुछ सपने पूरे करे, इसलिए शादी के बाद भी उनके बीच में कोई शारीरिक संबंध नहीं था। वो अलग अलग जगह सोते थे। दुष्यंत के मुंह से ये सब सुनने के बाद जाजी सोचती है कि उसकी माँ ने उसकी शादी गलत जगह पर नहीं की, बल्कि उसे एक अच्छा पति मिला है। खैर, फिर जाजी नौकर के साथ खाना बनाने जाती है। बातों ही बातों में वो बताती है कि इंदु को सांस लेने में तकलीफ होती थी। एक दिन सोते समय उसे सांस की तकलीफ हुई, लेकिन आसपास कहीं भी इंदु का इनहेलर नहीं मिला। गाड़ी में एक इनहेलर मिला भी, लेकिन तब तक इंदु मर चुकी थी। आगे वो कहती है कि ये जरूर किसी का श्राप है, क्योंकि एक एक करके इस घर की सभी बहुएं मरती आ रही हैं। ये सुनकर जाजी भी अब डर जाती है। वो दुष्यंत से कहती है कि इस घर में सभी बहुएं मर जाती हैं, लगता है मैं भी मर जाऊंगी। लेकिन दुष्यंत कहता है उन सबकी कोई ना कोई गलती थी। तो जाजी कहती है लेकिन इंदु का तो कोई दोष नहीं था। तो दुष्यंत कहता है ठीक है, मैं कल ही कुछ करता हूँ। अगले दिन सुबह दुष्यंत पंडित जी को बुलाता है और बताता है कि जाजी डर रही है कि वो भी मर जाएगी। पंडित जी पूजा घर में जाकर कहते हैं कि इस घर में और मौतें होंगी, यानी अब जाजी भी मर सकती हैं। इसलिए पंडित जी दुष्यंत को जाजी को लेकर काशी जाने को कहते हैं। जब पंडित जी जाने लगते हैं तो जाजी उनसे पूछती है कि मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, भगवान मुझे क्यों मारेगा। पंडित जी कहते हैं ये सब भूतों का काम है। तुम्हारे घर के पास एक कुआं है और उससे 200 मीटर दूर पहले एक घर था। उस घर के 6 लोगों ने एक साथ आत्महत्या कर ली थी। तुम्हारे ससुर ने जब पहली बार यहाँ घर बनाया तो मैंने उन्हें मना किया था, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और उन 6 लोगों की समाधि हटाकर यहाँ घर बना दिया। वो 6 आत्माएं ये सब कर रही हैं। इस घर में कुल 6 लोगों की मौत होगी, अब तक 4 हो चुकी है, यानी अभी 2 और बाकी हैं। वहीं पंडित जी के कहने पर दुष्यंत जाजी को लेकर काशी जाने के लिए निकलता है, पर उससे पहले पैसे निकालने के लिए वो बैंक जाता है। बैंक के सामने पहुंचकर यहाँ एक आदमी जाजी से पूछता है कि कहाँ जा रहे हैं आप। जाजी बताती है कि हम काशी जा रहे हैं। वो आदमी कहता है काशी क्यों, स्विट्जरलैंड चले जाइए। आपके पति की पहली पत्नी के मरने पर उसके नाम के इंश्योरेंस के 55 लाख रुपए मिले हैं। तभी पास से कोई बोलता है मरी नहीं, मारी गई थी। ये सुनकर जाजी के मन में भी अब शक पैदा हो जाता है कि दुष्यंत ने इंदु के इंश्योरेंस के पैसे पाने के लिए उसके सारे इनहेलर्स फेंक दिए होंगे, जिससे कि इंदु सांस की तकलीफ से मर गई। वहीं घर लौटते समय दुष्यंत कहता है मेरे अकाउंट में कुछ पैसे आए हैं, सोच रहा हूँ तुम्हारे नाम से एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले लूं। जब जाजी घर पहुँचती है तो देखती है कि उसकी माँ आई हुई है। यहाँ दुष्यंत जाजी की माँ के सामने ही उसे 60 लाख रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी के फॉर्म पर साइन करने को कहता है। जाजी थोड़ा डर जाती है।
जाजी की माँ कहती है कि तेरी तो किस्मत है, जमाई जी तुझे इतना बड़ा तोहफा दे रहे हैं। लेकिन जाजी अपनी माँ से कहती है, जल्द से जल्द कोई बहाना बनाकर यहाँ से मुझे ले जाओ, क्योंकि मुझे लगता है कि इंश्योरेंस के पैसों के लिए ही दुष्यंत ने अपनी पहली पत्नी को मार डाला। जाजी की ये बात उसकी ननंद पूर्णी सुन लेती है। इस पर नागमा जाजी को समझाती है कि हमारे परिवार के बारे में हर कोई कुछ न कुछ कहता है, ये सब बस लोगों की बातें हैं। इस घर में कोई आत्मा या भूत प्रेत नहीं है। दुष्यंत शादी करना ही नहीं चाहता था, लेकिन उसके दोनों भाई भी शादी नहीं करेंगे तो मैं अकेली रह जाऊंगी, इसलिए उसने मेरी चिंता करके शादी की। अब सास की ये बात सुनकर जाजी विश्वास कर लेती है। इसके अगले ही दिन घर में पूजा की जाती है, तो यहाँ जाजी पूजा का प्रसाद लेकर महेश के कमरे में जाती है। तो यहाँ कमरे में महेश चारपाई पर मरा हुआ पड़ा होता है। ये देखकर जाजी के हाथ पैर फूल जाते हैं और उसे समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। वहीं घर के पास ही महेश को दफना दिया जाता है। तभी रात को शिवा कहता है, अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, अगर पंडित जी की बात सच हुई तो एक और मरेगा, कौन जाने किसकी बारी है। अब हम सभी को इस घर को छोड़कर चले जाना चाहिए। लेकिन नागमा साफ कह देती है कि तुम लोग जहाँ चाहो जाओ, मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इधर जाजी ये सब देखकर काफी डर जाती है और अब वो समझ गई थी कि जरूर इस घर में कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो रात को सो भी नहीं पा रही थी। तभी जाजी की सास देखती है कि जहाँ पर महेश को दफनाया गया था वहाँ पर कुछ लोग आकर खुदाई कर रहे थे। जब वो सभी लोग वहाँ पर जाते हैं तो पता चलता है कि जाजी ने अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त को वहाँ पर बुलाया हुआ था, क्योंकि वो चाहती थी कि महेश की बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाए। और ये सुनने के बाद उसके घर वाले उसके ऊपर काफी गुस्सा होते हैं, जिसके बाद पुलिस वाले महेश की बॉडी को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। तो वहीं पर घर वाले जाजी को काफी डांटने लगते हैं। तो जाजी कहती है कि वो सब कुछ जानती है जो कल रात हुआ था। एक्चुअली कल रात महेश को उसकी बहन के रूम में से कुछ आवाजें सुनाई दी थी, इसलिए जब वो नीचे आया तो उसने देखा कि उसकी बहन नौकर के साथ थी। अब ये देखकर महेश को लगा कि शायद उन दोनों का अफेयर है, इसलिए वो उन दोनों को पीटने लगा। लेकिन तभी वहाँ पर दुष्यंत का बड़ा भाई आया और उसने महेश को शांत करवाया। उसने महेश को बताया कि एक्चुअली उनकी बहन का एक लड़के के साथ अफेयर था और उसे डाउट था कि वो प्रेग्नेंट है, और इसीलिए उसने उस नौकर से अबॉर्शन की दवाइयाँ मंगाई थी और इसीलिए वो नौकर उसे वो देने के लिए उसके रूम में गया था। अब ये बात सुनकर महेश काफी ज्यादा अपसेट हो गया, जिसके बाद वो फिर से पुष्पा को याद करने लगा। तो उसके बड़े भाई ने उसे काफी सारी दवाइयाँ दी। जाजी कहती है कि उसे पूरा डाउट है कि उन दवाइयों के ओवरडोज की वजह से ही महेश की मौत हो गई है। जाजी के मुंह से रात की कहानी सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि पूर्णी के बारे में शिवा के अलावा किसी को नहीं पता था। शिवा कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या मैंने पूर्णी का राज छुपाने के लिए महेश को ओवरडोज देकर मार डाला? लो, इसकी प्रिस्क्रिप्शन देखो, यहाँ साफ लिखा है कि अगर उसकी हालत बिगड़े तो दिन में 4 गोलियां देनी है। उसने सुबह 1 गोली खाई थी और मैंने रात को 3 दे दी। वो दवा के ओवरडोज से नहीं मरा। और वो जाजी को प्रिस्क्रिप्शन दिखाता है जिसमें लिखा गया था कि महेश को बहुत सारी दवाइयों की जरूरत है। अब ये देखकर जाजी का डाउट क्लियर हो जाता है और वो दुष्यंत के बड़े भाई से माफी मांगती है। साथ ही दुष्यंत का बड़ा भाई उससे कहता है कि वो पुलिस वालों को फोन करके बता दे कि उसके भाई की बॉडी की चीरफाड़ ना करे। जिसके बाद जाजी अपने फ्रेंड को कॉल करके कहती है और वो लोग महेश की बॉडी को लेकर वापस आते हैं। अब उसका फ्रेंड जब वहाँ से जा रहा था तो वो जाजी से कहता है कि इससे पहले कि जाजी कॉल करती, महेश का पोस्टमार्टम हो चुका था और रात को उसकी रिपोर्ट मिलेगी। अब ये सुनने पर जाजी उससे कहती है कि वो उसके ससुर की भी रिपोर्ट्स लेकर जाए। जिसके बाद गौतम जाते समय जाजी से दुष्यंत के पिता की मेडिकल रिपोर्ट भी ले जाता है। इसी बीच जाजी को याद आता है कि महेश ने उस रात पुष्पा के एक पुराने खत का जिक्र किया था। वो तुरंत महेश के कमरे में जाती है, लेकिन वहाँ पहुंचकर देखती है कि कमरे की सारी चीजें बाहर फेंक दी गई हैं। बाहर आकर वो देखती है कि घर के बाहर महेश की इस्तेमाल की हुई सभी चीजों को आग लगा दी गई है। फिर जाजी और घर की नौकरानी रसोई में काम कर रही होती हैं। तभी जाजी अनजाने में एक जहरीले पौधे फ्लेम लिली की जड़ पकड़ लेती है। ये देखकर वो नौकरानी तुरंत उसका हाथ धोती है कि ये फ्लेम लिली की जड़ है, इसकी जड़ में जहर होता है, वो भी बहुत जहरीला, कोई खा ले तो तुरंत मर जाता है। तो जाजी कहती है कि फिर इसे यहाँ क्यों रखा है? नौकरानी कहती है कि मैं इस पेड़ की जड़ सुखाकर पीसकर पाउडर बना लेती हूँ, क्योंकि अगर किसी को खांसी हो तो चाय में थोड़ा सा देने से खांसी ठीक हो जाती है, लेकिन पाउडर ज्यादा हो जाए तो इंसान मर भी सकता है।
तभी गौतम कॉल करता है और नौकरानी जाजी को चाय देकर नागमा को जीरा पानी देने जाती है। तभी गौतम बताता है कि महेश को फ्लेम लिली की जड़ें खिलाई गई थी। इस पेड़ की जड़ खाने से इंसान को हार्ट अटैक आ जाता है। तुम्हारे ससुर की रिपोर्ट भी यही कह रही है, उसे भी यही चीज दी गई थी। जाजी ये सब सुन रही थी और चाय पी रही थी। तभी जाजी को एहसास होता है कि उसकी चाय में भी वही जहरीला पाउडर मिला दिया गया है। इसलिए जाजी बस गौतम से इतना कह पाती है कि मुझे लगता है कि ये जहर मुझे भी दिया गया है। ये कहकर जाजी जमीन पर गिर पड़ती है। फिर डॉक्टर को बुलाया जाता है। दुष्यंत डॉक्टर को बताता है कि एक बार उल्टी हो चुकी है। इसी बीच गौतम यहाँ पर आ जाता है। फिर गौतम और दुष्यंत घर के पीछे के जंगल से उस नौकरानी को पकड़कर लाते हैं। उन्हें शक होता है कि यही औरत सभी की मौत के पीछे की जिम्मेदार है। इसी बीच जाजी को होश आता है और वो उस नौकरानी को बुलाकर पूछती है, तुमने मेरी जान बचाई है ना? और यहाँ हमें पता चलता है कि जाजी के वो चाय पीकर गिरने के बाद उस नौकरानी को सब समझ में आ गया था कि चाय में वो पाउडर मिला हुआ है। इसलिए उसने एक पत्ते का रस पिलाकर जाजी को उल्टी करवाई। यहाँ तक कि दोबारा उल्टी करवाने के लिए वो लता पत्ता लाने घर के पीछे के जंगल में गई थी। इसका मतलब उसने ये पाउडर नहीं मिलाया, बल्कि उसने जाजी की जान बचाई। फिर जाजी दुष्यंत से कहती है कि मैंने खुद चाय बनाई थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब जाजी पास में काम कर रही थी तो उसकी सास ने चाय में वो पाउडर मिला दिया था और जाजी को ये बात पता चल गई थी। लेकिन जाजी अभी तक ये बात किसी को नहीं बताती। अब सीन चेंज होता है और अगले दिन घर के सभी लोग मंदिर जा रहे होते हैं, लेकिन नागमा बीमार होने का बहाना बनाकर घर पर ही रह जाती है। फिर मंदिर पहुंचकर गाड़ी से उतरते ही पूर्णी शिवा से कहती है, मैं भास्कर के साथ फंस गई थी। मैंने उससे सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं और मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। वहीं मंदिर में घुसते ही पंडित जी पूछते हैं कि तुम क्या जानना चाहते हो? शिवा कहता है कि घर में एक के बाद एक मौत हो रही है, लेकिन ये सब क्यों हो रहा है ये हम जानना चाहते हैं। इस पर पंडित जी सभी को अंदर ले जाते हैं, लेकिन जाजी एक और काम का बहाना बनाकर थोड़ा दूर चली जाती है। वहीं हम नागमा को देखते हैं जो पूरे घर में पागलों की तरह कुछ ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे वो नहीं मिल रहा होता। तभी जाजी उसे उस पाउडर की डिब्बी दिखाकर पूछती है कि क्या यही ढूंढ रही हो? और जाजी को देखते ही नागमा पूछती है, तुम उनके साथ मंदिर नहीं गई? वहीं हम जाजी को मंदिर के पास गौतम से बात करते हुए देखते हैं। तो यहाँ कौन सी जाजी है? यहाँ जाजी नागमा से पूछती है, आपने ये सब क्यों किया बताइए। तभी पास से एक छोटा लड़का हंसते हुए नागमा से कहता है, तू झूठी है, तू झूठी है। ये सुनकर नागमा गुस्से में उस लड़के के पीछे भागती है, लेकिन अचानक वो लड़का गायब हो जाता है। इसके बाद हमें नागमा का अतीत दिखाया जाता है। असल में नागमा अपनी एक ऐसी दुनिया में रहती थी जहाँ कोई राजा नहीं, सिर्फ रानी होती थी और वहाँ रानी राज चलाती थी। नागमा ही अपने राज्य की रानी थी। दोस्तों के बीच भी वो हमेशा रानी जैसा ही व्यवहार करती थी और घर आकर भी वैसा ही करती थी। तभी एक दिन बासा खाना ना खाने के चक्कर में नागमा ने खाना फेंक दिया, तो उसकी माँ ने उसे मार पीट कर वही जमीन पर गिरा हुआ खाना खिला दिया। वहीं ये सब उसके दोस्त ने देख लिया, जिसके बाद वो सभी नागमा को चिढ़ाने लगे कि तुम बाहर रानी बनी फिरती हो, लेकिन घर में खुद एक नौकरानी हो। ये सुनकर सभी उस पर हंसने लगे। इसी गुस्से में नागमा ने उस लड़के का गला दबा दिया था। ये देखकर नागमा की माँ ने उसे आग से जला दिया और कहा कि अगर तूने ऐसा किया तो मैं तुझे पेड़ की जड़ खिलाकर मार डालूंगी। यहाँ नागमा अपना अपमान सहन नहीं कर पाई, इसलिए उसने अपनी माँ के खाने में वही जहरीला पाउडर मिलाकर उसे खिला दिया और उसे मार डाला। तब से उसके राज्य में वही रानी बन गई। यहाँ तक कि नागमा का पति भी उसकी बात मानता था। सभी उसके कहने पर चलते थे। लेकिन एक दिन महेश पुष्पा को लेकर आया और नागमा को लगा कि उसका बेटा उसके कंट्रोल से बाहर हो गया है। पुष्पा ने शराब छोड़कर घर की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए, लेकिन नागमा ने सोचा कि जब तक वो जिंदा है किसी और को घर की जिम्मेदारी नहीं देगी, सभी उसके अधीन रहेंगे। लेकिन पुष्पा की वजह से नागमा सब कुछ खोने लगी थी। इसीलिए नागमा ने पुष्पा को कुएं के पास ले जाकर कहा, मैं छोटी उम्र से रानी बनकर जी रही हूँ, सभी मेरी मर्जी से चलते हैं। अब तुम चाहती हो कि सभी तुम्हारी बातें माने, लेकिन मैं रानी बनकर जी रही हूँ, अब दासी बनकर नहीं जी सकती। इसलिए नागमा खुद को मारना चाहती थी, लेकिन पुष्पा ने उसे रोक दिया। तभी नागमा ने कहा, तो ठीक है, फिर तो तुझे मरना होगा। ये कहकर नागमा ने पुष्पा को धक्का देकर कुएं में गिरा दिया। इसके बाद पुष्पा की मौत को सभी ने धार्मिक क्रोध का परिणाम मान लिया। लेकिन उस रात नागमा ने ही पुष्पा को धक्का दिया था और चारुलता ने ये सब देख लिया था। इसलिए अगले दिन चारू ने नागमा के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। साथ ही ये भी पता चला कि चारू को घर की जिम्मेदारी न देने के लिए नागमा ने अपने एक डॉक्टर दोस्त की मदद से चारू को ऐसी दवाइयां दिलवाई जिससे उसे कभी बच्चा ना हो सके। चारू ने एक दूसरे डॉक्टर से सच्चाई जान ली थी और वो नागमा को पुलिस के हवाले करना चाहती थी। इसी वजह से जब चारू सो रही थी तो नागमा ने उस पर केरोसिन डालकर उसे आग लगा दी और सभी को
यकीन दिलाया कि ये मौतें उनके देवता के क्रोध की वजह से हो रही हैं। इसके बाद जिसने भी सच्चाई जानी, नागमा ने उसे मार डाला। ये सब सुनकर जाजी ने कहा, तूने खुद सबको मारकर भगवान के गुस्से का ठीकरा फोड़ दिया। नागमा ने जवाब दिया कि खुद भगवान चुप हैं, तो तू पूछने वाली कौन होती है। ये कहकर वो पलटी। तभी उसने जाजी को एक अजीब रूप में देखा। ये देखकर डर के मारे नागमा का पैर फिसल गया, जिससे उसके सर पर चोट लग गई और ये चोट इतनी तेज थी कि वहीं उसकी मौत हो गई। इसके बाद जब दुष्यंत घर लौटकर देखता है तो आंगन में उसे नागमा का शव पड़ा हुआ मिलता है। अब सीन बदल जाता है और कुछ दिन बाद दुष्यंत जाजी से कहता है, माँ अब नहीं रही, अब से तुम्हें ही इस घर की सारी जिम्मेदारियां संभालनी होंगी। और फाइनली अब नागमा की जगह जाजी ने ले ली है, बिल्कुल वैसे ही जैसे नागमा थी। फिर जब जाजी कार से कहीं जा रही थी तभी घर की उस नौकरानी ने कहा, नागमा कोंडैया पर बहुत भरोसा करती थी, लेकिन कोई नहीं जानता कि नागमा की मौत कैसे हुई। तभी जाजी ने रहस्यमयी तरीके से नौकरानी की तरफ देखा और जाजी के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। यहाँ ये सवाल रह जाता है कि महेश ने एक बार कहा था कि उसे पुष्पा का एक पुराना खत मिला था, लेकिन उसमें क्या था और क्यों उसे छुपाया गया था, ये पता नहीं चल पाया। वहीं जब सभी मंदिर गए थे तो जाजी ने गौतम के साथ कुछ गुप्त बातचीत की थी, लेकिन उसी समय नागमा ने किसे देखा था? क्या जाजी के अंदर कोई रहस्य छुपा है? क्या जाजी ने इस परिवार को कंट्रोल करने के लिए कोई चाल चली थी? हालांकि मेरे ख्याल से इस सीरीज का सीजन 2 भी आएगा और वहीं पर हमें इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। आमतौर पर ऐसी सीरीज में भूत प्रेत या आत्माओं का सहारा लेकर कहानी को खत्म कर दिया जाता है, लेकिन इस सीरीज ने शुरुआत भले ही ऐसे की हो, लेकिन अंत बिल्कुल टेंशन और एक्साइटमेंट से भरा हुआ था, जैसा कि किसी सस्पेंस थ्रिलर मूवी या सीरीज में होता है। इसलिए दोस्तों, मुझे तो ये सीरीज बहुत पसंद आई और नागमा जैसे कई लोग हमारे समाज में हैं जो खुद को अपने राज्य का राजा या रानी समझते हैं और अपना राज बनाए रखने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। वेल, आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।